नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में खबर के इस अंक में हम कुछ अहम खबरों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहली खबर तो वही है जिसने इस देश को एक शोक में डुबा दिया, क्योंकि जिस जश्न के लिए लोग गए थे वहाँ मातम से लौटे। और ये खबर इसलिए और दुख देती है कि अंदर ये जश्न चलता रहा, बाहर मातम बरसता रहा। अब वो 11 परिवार जिनके लोग इसमें मौत के घाट उतर गए हैं, वो ज़िंदगी भर इसको याद रखेंगे एक दर्द के साथ। धीरे धीरे तमाम लोग भूल जाएंगे। हम इस खबर पर थोड़ा सा चूँकि इस पर कल से चर्चा हो रही है, तो मैं कुछ ही सिर्फ वो बताना चाहूँगा, कुछ पॉइंट एक दो। इसके अलावा इस खबर को हम लोग तमाम अखबारों में देख रहे हैं, इसीलिए इस पर ये कुछ पॉइंट्स हैं कि स्टेडियम में जो जो एंट्री थी वो फ्री पास से एंट्री होनी थी, और ये आरसीबी की वेबसाइट से लेनी थी। जब बुधवार को ये घोषणा हुई थी कि ये पास मिलेंगे, उसी वक्त ये वेबसाइट लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे कि ये क्रैश हो गई, और पास लेने वाले जो है, पास के बिना के लोग भी स्टेडियम में पहुंच गए। तो पुलिस या सिस्टम का कहना है कि वो भीड़ का अंदाजा नहीं लगा पाए। इसके अलावा जो प्रारंभिक जांच बताती है कि भीड़ ने स्टेडियम में घुसने के लिए 12, 13 और 10 को गेट नंबर जो थे तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने हल्का सा लाठीचार्ज किया, नाले पर रखा स्लैब ढह गया और हल्की बारिश के बीच में भगदड़ मच गई, जिसका परिणाम यह हादसा है। दोपहर लगभग 3:30 बजे भीड़ और बढ़ी तो सभी गेट बंद कर दिए गए। इससे पास वाले भी अंदर नहीं घुस पाए। हंगामा शुरू हो गया। गेट नंबर 10 पर स्थिति ज्यादा खराब हो गई और पुलिस ने महिलाओं बच्चों को पीछे धकेला। कुछ महिलाएं बेहोश होकर गिर गई। सरकार ने कहा 5000 सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी और इसलिए विक्ट्री परेड नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर पुलिस वाले लगभग 36 घंटे से ड्यूटी पर थे। इन मृतकों में 5 महिलाएं हैं, 6 पुरुष हैं। सबकी उम्र 13 से 33 के बीच में है। यानी ये नुकसान कितना बड़ा है, ये उम्मीद तो मुझे कम है कि कोई जांच होगी और उस जांच में कोई निकलेगा, क्योंकि इसमें उस भीड़ का जो है, ये सब कुछ भीड़ के मत्थे मढ़कर सब लोग बच निकलेंगे, ऐसा अब तक के हादसों पर है। तो इसमें एक दर्द के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये लगातार इस देश में होती हुई एक घटनाएं हैं जो लगातार हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इस तरह के बहुत सारे हादसे हमने देखे हैं जिनके बाद में लोग भूल जाते हैं, सिर्फ उनके अलावा जिन्होंने अपनों को खोया है। तो इस पर भी ये भी एक ऐसा ही हादसा है। इससे आगे की तरफ खबर पर बढ़ते हैं। एक और खबर है जो वक्फ की उस स्थिति को साफ करती है कि किस तरह से इस देश में वक्फ कानून की जो स्थिति थी, किस किस चीज़ों पर उन्होंने अपना दावा पेश किया था बिना रिकॉर्ड के, और वो अब इस पर कम से कम इस बहस के बाद सुनने लगा। एक तो गुरुद्वारा जो है बच निकला वक्फ की जो उसकी ज़मीन कब्जाओं की नीति है, जिस कानून के तहत वो जिसको चाहे, ना कोई खाता ना कोई बही, जो वक्फ कहे वही सही का जो नारा चल रहा था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शाहदरा के गुरुद्वारे पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज किया। एक बड़ी खबर है। पीठ ने कहा आज जिस जगह पर दावा कर रहे हैं वहां आज़ादी के पहले से गुरुद्वारा है, यानी उस गुरुद्वारे को जो आज़ादी से पहले लगभग 100 साल तो आप मान के चलिए वो होगा, वो भी वक्फ की नज़र में है। इस पर जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वकील से कहा कि जब गुरुद्वारा इतने वर्षों से है तो वक्फ बोर्ड को खुद ही अपना दावा छोड़ देना चाहिए। पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। वक्फ बोर्ड के वकील संजय घोष ने कोर्ट में कहा ट्रायल कोर्ट ने भी माना था कि गुरुद्वारा बनने से पहले वहां एक मस्जिद थी, इसके बाद पर किसी तरह गुरुद्वारा बना दिया गया। जस्टिस शर्मा ने कहा किसी तरह का नहीं बल्कि अच्छी तरह का काम करने वाले गुरुद्वारा है, और जब आप वहां गुरुद्वारा है तो उसे रहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि एक गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उस जमीन पर यह गुरुद्वारा 1947 से कार्य कर रहा है, और इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। यह विवाद जो है 1980 से शुरू हुआ था, जब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हीरा सिंह के खिलाफ शाहदरा के गांव में, हीरा सिंह अब मृत हैं, के खिलाफ संपत्ति पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था। फैसले में प्रतिवादी ने जो है हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए हाई कोर्ट ने कहा था न तो वक्फ संपत्ति के रूप में अनादिकाल से मुकदमे की संपत्ति के स्थायी उपयोग, यानी लंबे समय से जिसको अब कोर्ट कह रहा है वक्फ बाय यूजर का एक जो सबसे ज़्यादा टफ प्रावधान है और जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकायत थी, उसी में कहा कि ये कोई ये साबित नहीं किया गया, ना ही दस्तावेजी साक्ष्य समर्थन करते हैं कि उसका इस संपत्ति पर, वो कह रहे हैं कि प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि उसका 1947-48 से इस संपत्ति पर
कब्जा है, चूंकि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बदला था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक मस्जिद को जो मस्जिद का वक्फ बोर्ड के नाम पर गुरुद्वारे को लेने की कोशिश थी, उसको अब कोर्ट ने एक तरह से बचा दिया है। तो ये उस तरह का हमला था, अगर हम उसको देखें कि किस तरह से ये कोर्ट जो है, कोर्टों में गुरुद्वारे और मंदिर उन सब कर वक्फ की नज़र थी और उन पर अब चल रहा है। इसीलिए ये एक बड़ी खबर मुझे लगता है जिस पर कल चर्चा कम हुई है, क्योंकि कोर्ट में बाकी तमाम मामले सुर्खियों में थे और ख़ासतौर से चिन्नास्वामी स्टेडियम का मसला ज़्यादा बड़ा था। एक बहुत बड़ी खबर है कि चीन अब युद्ध शुरू कर चुका है। एक तरह से हम चीन का युद्ध देखें तो चीन ने किस तरह से अमेरिका के खिलाफ एक वॉर जो अघोषित है उसको किया हुआ है। अब कल एक बड़े उस पर बायो आतंकवाद के एक मामले का सामना आया है, जिसमें कि चीन की एक वैज्ञानिक जो अमेरिका में कार्यरत हैं, जहां अमेरिका में पढ़ने वाली हैं, वो एक ऐसे जहरीले फंगस को ले जा रहे थे वहां जिससे कि बड़े भारी पैमाने पर तबाही की जा सकती थी। इस पूरे एक केस को पकड़ा है। अमेरिका में बड़ी जैविक साजिश नाकाम, चीनी महिला वैज्ञानिक गिरफ्तार। FBI ने कहा है कि खतरनाक जैविक फंगस छिपाकर अमेरिका लाई थी और कृषि आतंकी हथियार माना गया इस फंगस को। ये फंगस FBI के डायरेक्टर्स ने इसे गंभीर मामला बताते हुए चेतावनी दी है कि चीन सरकार अमेरिकी संस्थानों में घुसपैठ की साजिश कर रही है और उसके निशाने पर खाद्य सुरक्षा तंत्र हैं, जिससे सीधी बड़ी आबादी को नुकसान पहुंचाने की। अब वैसे ये खतरनाक फंगस भारत के उसमें भी पाया जाता है और इसको एक रस्ट के तौर पर देखा जाता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसको फंगस फुसेरियम ग्रेमिनेरियम लेके आई थी। ये इसको विषाक्त द्रव निकलता है और हर साल इससे अरबों डॉलर की फसल नष्ट होती है। चीनी वैज्ञानिक जो अमेरिका में युनकिंग जियान इसको छिपा कर ला रही थी। इससे पहले इनका जो एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ ये थी, वो भी चीनी नागरिक है। वो भी पिछले साल लियू को उसके बैग में मिले लाल पौधे के पदार्थ के बारे में डेट्रॉइट हवाई अड्डे से वापस भेज दिया गया था। अगर हम ये कहें कि चीन के साथ जो अमेरिका का ये वॉर है, ये एक तरह से अघोषित युद्ध के तौर पर है। अलग अलग जगह पर जहां अमेरिका उसको जो नई टेक्नोलॉजी है वहां तक उसकी पहुंच को सीमित करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी, चाइना भी अलग अलग तरीके से, क्योंकि कोरोना के बारे में पूरी दुनिया के ज़्यादातर जो गैर चाइनीज़ वैज्ञानिक हैं या उनके जो लोग जिन्होंने रिसर्च की है, उन सब के मुताबिक कोरोना भी वुहान की लैब से निकला था। उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, हालांकि उस वक्त ज़रूर कोशिश की गई थी अमेरिका के, लेकिन जो सिस्टम था, क्योंकि उसमें जिस तरह से सरकारी जो तंत्र था उसने इस बात का खंडन किया था, लेकिन अमेरिकी जनता को ये यकीन था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह चाइनीज़ जो एक प्रयोग है उसका हाथ है। तो चाइना में लगातार अगर हम ये कहें कि भारत और जो अमेरिका के साथ जिस तरह के संबंधों का तनाव है, तो अगर भारत अपनी नर्व शांत रखता है और अभी इंतज़ार करता है और कम से कम विपक्ष के इन तमाम एजेंडों पर नहीं आता कि किसी तरह से आप अभी पलट के जवाब दो, तो मुझे लगता है कि देर सवेर चीन और अमेरिका एक दूसरे के स्वाभाविक दुश्मन हैं। आप उनके बीच में दोस्ती की कोई किरण नहीं देख सकते। कुछ दिन तक ट्रंप का अगर ये जो बिजनेस का रवैया है, बिजनेस फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट से ज़्यादा उसका जो एजेंडा है वो बिजनेस फर्स्ट है, वो थोड़े दिन बाद ही दम तोड़ देगा। क्योंकि आप देखिए यूक्रेन और रूस का वॉर कितने लेवल तक जा चुका। पुतिन ने खुद अमेरिका को ये कहा कि वो किसी कीमत पर यूक्रेन को माफ़ नहीं करेगा। तो ये वो एजेंडा था जिसको ट्रंप ने पहले दिन बताया था। ईरान वाला मसला आज तक है, ईरान ने कह दिया कि वो अपने किसी भी परमाणु हथियार को वो नहीं करेगा, अपने प्रोग्राम को नहीं रोकेगा, क्योंकि अमेरिका ने अपने जो वादे किए थे उनको नहीं निभाया, यानी वहां भी फेल। भारत वाले मसले में वो इसीलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे थे कि उसको लग रहा था कि शायद व्यापारिक वार्ताओं के चलते भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए चीन से आने वाली यूनिट्स के स्वागत के लिए अमेरिका के लिए झुक सकता है और उसकी पीठ पर चढ़कर ट्रंप अपना झंडा पूरी दुनिया में या अपने लोगों के बीच में फहरा सकते हैं। वैसा नहीं हुआ, माफ कीजिएगा, तो वो झल्लाहट आपको दिख रही है। एक जो सबसे बड़ी चर्चा ये है कि किस तरह से राहुल गांधी ने
एक फ़ोन कहा, जिस तरह अपनी सभा में कहा कि प्रधानमंत्री को फ़ोन किया गया और नरेंद्र सरेंडर, उसके बाद से आपने उस बहस को तो देखा है। लेकिन एक बात, चूंकि जिस तरह से राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी और तमाम चीज़ों को एक मजाक का विषय मान रहे हैं, एक ऐसा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और कांग्रेस जैसी पार्टी का संभावित पीएम है, उस पार्टी के लीडर से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी बातचीत, अपने भाषण और उन तमाम चीज़ों में एक गंभीरता का प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई मेरा वो नहीं है कि भाई मैंने कोई आइडिया बना लिया या उस पर मैं बोल रहा हूँ कोई बायस। ये दरअसल कोर्ट में राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक झटका खाते जाते हैं, लेकिन सुधर नहीं रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आप अपेक्षित करते हैं एक विपक्ष नेता प्रतिपक्ष से, उस तरह का आपको नहीं दिखाई देता। ये एक कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की एक याचिका थी। कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन टिप्पणियां इतनी टफ की हैं कि वो एक बार फिर से लगता है कि जैसे राहुल गांधी को या उनकी जो टीम है जो उनके भाषण लिखती है उसको थोड़ा सा अपने इश्यूज को क्लियर करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप बार बार अगर कोर्टों से भी डांट खाते हैं, कोर्टों से भी झिड़कियां खाते हैं, तो आम जनता का रुख आपको खुद से समझना चाहिए। क्योंकि कोर्टों में अमूमन इस तरह की बातें नहीं की जाती। ये हाई कोर्ट है, मैं इसमें बता देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की कि संविधान के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भारतीय सेना या किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक बयान देने की आज़ादी शामिल नहीं है। शिकायत जो हुई थी उसमें यह दावा किया था कि जो बार बार वो कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों को चीन की सेना पीट रही है। ये 16 दिसंबर 2022 को भारत छोड़ो यात्रा के दौरान सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी 9 दिसंबर 2022 को भारत व चीन की सेनाओं के बीच झड़प से जुड़ी थी। शिकायत के अनुसार राहुल ने बार बार अपमानजनक तरीके से कहा कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को पीट रही है। हमारा मीडिया इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछेगा। इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि राहुल की ओर से दिया गया बयान निसंदेह अच्छा नहीं है। सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित होता है कि वह जनता के सामने भाषण देते हुए संयम बरते। इसी के साथ जस्टिस सुभाष विद्यार्थी हैं, उन्होंने ये याचिका खारिज कर दी। ये एमपी एमएलए कोर्ट में जारी समन के आदेश को चुनौती दी थी और उसमें साफ कहा कि राहुल के खिलाफ ये मानहानि की जो शिकायत है वो भी आप जान लीजिए कि सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक विक्रम शंकर श्रीवास्तव ने दी थी। तो इसमें हमारा वो कोई वो नहीं है कि अपनी तरफ से ये कहा जाए कि राहुल गांधी, लेकिन एक जो लीडर ऑफ अपोजिशन है जिससे ये उम्मीद की जाती हो कि वो कम से कम कहीं तो गंभीरता के बयान दे सकते हैं। मुझे लगता है कि वो इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। क्योंकि जो अभी बहस चली है उस पर कई बार उनका समर्थन करने वाले पत्रकारों ने या तमाम उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने भी इन बयानों पर थोड़ा सा गंभीर होने की कही है कि वो गंभीर हों और ताकि जनता भी उनके बयानों का स्वागत कर सके। अभी तो ऐसा नहीं लगता, कम से कम ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के साथ आपका वॉर चल रहा था उस वक्त भी। एक और खबर है, क्योंकि वो लगातार हम उस खबर पर नज़र रखे हुए हैं, मुझे लगता है आप भी उस खबर को काफ़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। वो है बांके बिहारी कॉरिडोर। उस पर अलग से फिर कोशिश की जा रही है कि बांके बिहारी कॉरिडोर पर जिस तरह से दोबारा से रिवैल्यूएशन होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उनको देखा जाएगा और डिज़ाइन पर फिर बाद में चर्चा होगी। लेकिन इसी बात में एक बहुत बढ़िया बयान मुझे लगता है कि हेमा मालिनी का आया है, जो ये बता रही है कि भीड़ के बीच बांके बिहारी मंदिर में जाने से मैं भी डरती थी। यानी ये वस्तु स्थिति बताता है। जो वहाँ से सांसद हैं, फिल्म स्टार रही, सिने तारिका रही, उनके साथ एक सुरक्षा का अमला भी चलता होगा, लेकिन वो भी उसी बांके बिहारी में जहाँ से वो सांसद हैं, जिस क्षेत्र से, वहाँ जाने से भीड़ में मंदिर में डरती हैं। उन्होंने कहा है कि मनाने में तमाम लोग जुटे हुए हैं, सेवायत ये तो है, लेकिन अभी समिति नहीं बनी। फिल्म अभिनेत्री और सांसद ने अपने अनुभव साझा किए। उनका कहना है कि उनकी हेयर ड्रेसर को मंदिर में बाल पकड़कर खींचा गया, वह खूब रोई। मुझे भी भीड़ के कारण मंदिर में जाने में डर लगता है। वर्तमान में हालत खराब है, व्यवस्थाओं के लिए गलियारा बेहद जरूरी है, इस बात को सभी लोग समझें।
एक साथ 10,000 लोग गलियारे में रुक सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह टोकन व्यवस्था से दर्शन होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने ये एक मीडिया से उन्होंने बातचीत की थी कि जब उनसे सवाल किया गया था कि भाई सेवायत, जो ये सांसद इसी ने बातचीत में कहा कि ये जो सेवायत गलियारा और मंदिर न्यास बनाने का विरोध क्यों कर रहे हैं, वह तो जैसे आज सेवा पूजा भाव से कर रहे हैं वैसे ही बाद में भी करते रहेंगे। करीब 2 महीने पहले महाराष्ट्र से मेरी हेयर ड्रेसर जया दर्शन को गई थी तो उसके पब्लिक भीड़ ने बाल पकड़कर खींचे थे। शिकागो से मेरी मित्र वृंदावन में बसने की इच्छा लेकर आई, ठाकुर जी के दर्शन करने गई तो भीड़ देखकर डर गई और लौट आई। गलियारा बनने से उन्होंने यहाँ व्यवस्थाएं सुलभ होने का कहा और उन्होंने कहा कि जब योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि किसी भी तरह से इस गलियारे से किसी भी सेवायत या वहाँ रहने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, उसका कोई जो उसकी आजीविका है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। मुझे लगता है कि एक और खबर जिस पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि कल हमने एक भाषा पे बात की, मुझे पता नहीं अभी आप लोगों ने वो वीडियो को कितना देखा है, क्योंकि वो वीडियो एक ऐसी उस पर बात करता है जिस पर अमूमन लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, उस पर यानी भाषा के उस पर कि किस तरह से भाषाएं जो हैं देश के बंटवारे में एक अहम भूमिका निभाई गई थी, लेकिन उस चीज़ को उसी भाषा को जिसने इस बंटवारे में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उसको तहजीब संस्कृति के एक जूट से नवाजकर इस देश के मुंह पर फिर दाग दिया गया। लेकिन उससे भी बड़ा जो चीज़ है वो ये है कि क्या आपको लगता है कि इस देश के किसी राज्य के या यूनियन टेरिटरी के या जिले के पाठ्यक्रम में अरबी पाठ्यक्रम में, मैं कह रहा हूँ, एक आप बाई चॉइस लेते हो, आप दुनिया की कोई भी भाषा पढ़ें, इसको सब लोग पूरे देश लोग वो करते हैं, इस पर लोग ये कोशिश करते हैं कि उसको जो है बढ़ावा दिया जा सके ताकि दुनिया के साथ संवाद में उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन क्या अरबी पढ़ाई जा सकती है? यहाँ इस देश में स्कूली पाठ्यक्रम से एक जगह अरबी और महल भाषा हटाना था तो लक्षद्वीप प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया गया। कहाँ से? केरल से। अब आप खबर सुन लीजिए, केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने लक्षद्वीप प्रशासन ने, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो स्कूल के पाठ्यक्रम से अरबी हटा रहा है तो उसको हटाने पर बड़ी कड़ी आलोचना की और इसे कहा कि ये जो है गंभीर मुद्दा है। इसको उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की आड़ में उठाया गया कदम है और यह केंद्र सरकार की मातृभाषा और क्षेत्रीय विविधताओं को बढ़ावा देने के खिलाफ है। अब उनसे कोई पूछे कि अरबी इस देश में किसकी मातृभाषा हो गई है? ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मातृभाषा अरबी हो सकती है? शिवनकुट्टी ने कहा कि लक्षद्वीप के बच्चों को अपनी भाषा सीखने का अवसर देने से इनकार करके केंद्र भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और यह हमारी समावेशिता को कमजोर कर रहा है। यह कदम गंभीर रूप से परेशान करने वाला है। शिवनकुट्टी ने कहा कि भाषा केवल संचार का माध्यम ही नहीं है, यह पहचान, इतिहास और संस्कृति का वाहक है। मातृभाषा शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषाओं को व्यवस्थित रूप से खत्म करना हमारे समाज की सांस्कृतिक संरचना पर हमले के समान है। मंत्री ने कहा पहले ही ये दरअसल मैं ये जो बोल रहा है शिवनकुट्टी, मैं यही बात आपको 2 या 3 दिन पहले भाषा उस पर कह चुका। इस देश में हर चीज़ इतनी लाइट है, हर चीज़ में हर चीज़ को इस तरह से ढक दिया गया है एक झूठ के सहारे कि हर आदमी उसको सच मान के ओढ़े हुए घूम रहा है। मैंने कल आपको अपने उस वीडियो में AI का उदाहरण दिया था कि AI किस तरह से इस देश में जो AI है उसका ट्रेन किस तरह किया गया है कि वो एक झूठे इतिहास को आपके ऊपर और भी तेजी के साथ मुलम्मा कर रहा है। यानी जब आप इतिहास की किताबों से लड़ना सीख रहे थे, आप उनके झूठ को उजागर कर रहे थे, उस वक्त से फिर आप देखिए कि एक और बड़ा झूठ AI के माध्यम से आपके गले से उतारा जा रहा है। क्योंकि मैंने देखा ग्रोक या जेमिनी या चैट GPT या एक और परप्लेक्सी, ये सब के अंदर अगर आप जाओगे तो लिबरल वामपंथी एजेंडा पूरी ताकत के साथ इम्पोज है और जो लोग हैं इस देश में जिन्होंने अब इसी के माध्यम से इतिहास को समझने की कोशिश की है, उनकी जहनियत पर यह बहुत तेजी से असर कर रहा है। ये और खतरनाक है। मतलब अभी तक तो आप किताबों को लेकर उलझ रहे थे, अभी आप ये देखिए कि इस शख्स के बयान को, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, वहाँ का केरल का शिक्षा मंत्री है शिवनकुट्टी, आप उससे ये पूछिए कि यहाँ अरबी किसकी मातृभाषा हो सकती है, अरबी किसकी भाषा होगी जो अगर इसको हटाया जाता है। यानी वहाँ की मातृभाषा को शिक्षा देने के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
पॉलिसी बनी है, ये उसका विरोध करके ये कह रहा है कि सांस्कृतिक दरअसल केरल एक ऐसे स्पॉट पर जरूर खड़ा है जहां से वो भारतीयता के एजेंडे के कहीं ना कहीं आपको बरक्स खड़ा दिखाई दे, यानी उसके सामने खड़ा दिखता है, बजाय इसके साथ चलने के। वो इस तरह की जो, और चूंकि वहां वामपंथी सरकार है इसलिए आप इससे बहुत ज्यादा ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस तरह की चीज़ों के साथ ना हो। देखिए उन तमाम चीज़ों को, भाषा, संस्कृति, स्मृति, अस्मिता, ये मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि कैसे इस देश में इस आइडिया को जो पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी लागू करने की कोशिश में रहती है, उस एजेंडे को अपना मेन हथियार बनाती है अपने प्रोपेगंडा का, भारत में वो उसी के खिलाफ खड़ी है। आप बोला उसने वही कि भाषा, संस्कृति और उसकी वाहक है, तो भाई भारत में रहने वालों के लिए भारतीय भाषाएं संस्कृति की वाहक होंगी या अरबी यहाँ की वाहक होगी। दरअसल ये एक फंडामेंटलिज्म को पूरी ताकत देने की एक कोशिश है जो लगातार हम देखते हैं। तो ये एक बड़ी, मुझे लगता है कि खबर थी जिस पर बात हम लोगों को करना चाहिए था। एक मरीजों को कैंसर की नकली दवा, ये खबर है तो छोटी सी, बहुत सारे लोगों को लगेगा, लेकिन चूंकि मैं इन तमाम नकली दवाओं के एक स्टिंग ऑपरेशंस को कर चुका हूं। मैंने जब आज तक में एक स्टोरीज की थी बड़ी, किस तरह से इस देश में नकली दवाएं बन रही हैं। आप ये सोचिए कि जब कोई किसी का, एक आदमी का कत्ल कर देता है भरे बाजार में, तो आपको लगता है बहुत बड़ा हीनियस क्राइम हो गया। उसके बाद यदि कोई किसी में 5-6 होंगे तो ये सामूहिक हत्याकांड हो जाते हैं। लेकिन जो नकली दवाइयाँ हैं कैंसर जैसे में, इसमें ये लोग सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। कभी आप गौर करते हैं कि जिस वक्त किसी को हार्ट अटैक की दवाई लेनी हो और वो नकली हो, जिस समय कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन लगना हो वो नकली हो, आप इस तरह से मरते हुए लोगों को देखते हैं। लेकिन जब अदालतों में ये केस पड़े रहते हैं, इनको कभी भी ग्रेविटी नहीं आनी, इनमें कभी भी रेजिस्ट ऑफ रेयर का फॉर्मूला नहीं होता, जबकि ये सामूहिक नरसंहार की पूरी कोशिश होती है। भले ही वो लोग पैसे के नाम पर कर रहे हो, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये दवाइयाँ लाइफ सेविंग ड्रग्स है और इसमें उनकी वो जिस आदमी को ये दवाइयाँ खाएगा वो आदमी मौत की नींद चले जाएगा। ये सीधे तौर पर हत्या है। लेकिन इस देश में अभी जिस तरह का ढांचा विकसित होके जड़ जमा चुका है, मुझे लगता नहीं कि उसमें इस तरह की किसी चीज़ को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि ये एक छोटी सी खबर बन के रह जाती है। जब कहीं भी ये होगा दुनिया के किसी देश में, तो नकली दवाइयाँ, वो भी लाइफ सेविंग ड्रग, ये मुझे लगता है इस पर इतनी बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत होती है इसमें किसी भी सरकार को। लेकिन आपको नहीं दिखेगा कि इस पर बहुत ज़्यादा कोई चिंता, रस्मी अगर कोई प्रोग्राम है दवाइयों को लेकर, वहाँ कोई केंद्रीय मंत्री पहुँच गया या कोई राज्य का मंत्री, तो उसका जो भाषण लिखने वाला है या उस डिपार्टमेंट का, वो एक भाषण लिख देगा जिसमें वो सबसे ज़्यादा चिंता जताएगा कि गंभीर चिंता जताई। ये एक छोटी सी हेडिंग होगी जिसको आप कभी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन दवाई हर आदमी खरीदता है। जो इसको देख रहे हैं वीडियो वो भी खरीदते हैं, जो नहीं देख रहे वो भी खरीदते हैं। तो दवाइयों के, नकली दवाइयाँ इस देश में एक बहुत बड़े कैंसर के तौर पर फैल चुका है। इसके खिलाफ एक बड़े एक्शन की ज़रूरत है। उससे पहले आम जनता को इसके खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है। कम से कम उन तमाम जगह पर रोक, उनके अरेस्ट के लिए आप तमाम चीज़ों पर 5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। दरअसल जो कौमें अपने नायक को चुनने में गलतियां करती हैं, वो कौमें अपने भविष्य के लिए एक अंधेरा रास्ता चुन लेती हैं। इसमें कोई ये नई चीज़ नहीं मैं कह रहा हूँ, ये इतिहास साबित करता है। जब आप स्टेडियम में जाकर उन फिल्म स्टार्स के लिए नारे लगाते हैं या उन क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए जिनका देश की किसी समस्या में कोई एक ट्वीट आना भी बहुत असंभव दिखाई देता है, क्योंकि उनको हर एक ट्वीट के पैसे मिलते हैं, वो आपके नारे को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी जितनी भीड़ उनके लिए नारे लगाती है, उतना ही ज़्यादा उनकी ब्रांड वैल्यू उनके घर में नोट भरती है। तो आप उनके लिए सिर्फ संख्या है और आपको वही नायक लगते हैं। तो ये तो आपकी एक अपनी समस्या है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी और को कुछ करना है, जिसमें सिर्फ आपको तैयारी करनी है। और एक और है कि मैं एक और खबर इसी तरह की, अगर आप उस पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश में अब 2 खबरें हैं जिनको मैं, एक पाकिस्तान हर जगह पर हार रहा, चूँकि अभी हम लोग उसको खबर को फॉलो कर रहे हैं इसलिए उसके बारे में मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानी मंत्री जो प्रतिनिधिमंडल है बिलावल भुट्टो, उसने कई ऐसे कंट्राडिक्टरी बयान दिए हैं, यानी जो पाकिस्तान की स्थिति को बताता है कि पाकिस्तान अभी तक ये समझ नहीं रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो मंच हैं उस पर किस चीज़ को लेगा। मैंने आपको बताया था कि उसने प्याज भी खा रहा है, जूते भी खाने वाली कहानी आपको सुनाई। लेकिन
इससे भी आगे बढ़ गए। अब वो ये उसने कोशिश की पहले मलेशिया, चूँकि मलेशिया के साथ उसका OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ सहयोग है, तो उसने भारत के प्रतिनिधिमंडल को वहाँ से मना करने की पूरी कोशिश कराई कि मलेशिया भारतीय प्रतिनिधिमंडल को वहाँ आने से इनकार कर दे। मलेशिया ने उससे इनकार कर दिया। उसके बाद अमेरिका में बिलावल भुट्टो से जब कई सारी चीज़ें उन्होंने की, तो आखिर में कहा कि हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, यानी वही वापसी उन्होंने फिर कही। इसके बाद जब वो आगे पहुँचे, उनसे एक मिस्री उसने कहा, जब उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान परेशान हैं, उनसे एक सवाल उन्होंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा एक जगह, तो इनसे एक पत्रकार ने बहुत क्लियर वो टू द पॉइंट सवाल पूछा, जिसके कि अब समझ में आया। उस सवाल के जवाब से शायद उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा जो ये यहाँ इस बात को कह रहे थे कि कर्नल सोफिया खान को बैठाने का क्या मतलब है, भारत सरकार एक कॉस्मेटिक वो करना चाहती है, ईगो शांत करना चाहती है। जब इस तरह से बिलावल भुट्टो ने आरोप लगाया कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको अलग थलग किया जा रहा है, तो वहीं एक विदेशी पत्रकार ने खड़े होकर कहा कि ये आप इसलिए गलत कह रहे हैं क्योंकि वहाँ उनकी जो सैन्य प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें एक मुस्लिम सेना महिला अधिकारी ने उसको ब्रीफ किया, और आप जानते हैं इसका कोई जवाब उसके पास नहीं था बिलावल भुट्टो के। तो ये, और उसको अलग अलग जगह पर अब भारत ने ये भी कहा है कि जिस तरह से उसकी रैलियाँ, जिस तरह से उन्होंने रैलियां की हैं, आतंकी जो अलग अलग जगह पर इकट्ठा होकर रैली कर रहे हैं, आपने देखा लाहौर में हुई जिसमें जो बहावलपुर के कई आतंकी शामिल थे। अब भारत उन सब की वो कर रहा है, पूरी इकट्ठा करके उनकी रैलियों के फ़ोटो शॉट्स उनको FATF में ले जाएगा, और इनमें आतंकी चूँकि खुलेआम शिरकत कर रहे हैं, लिहाजा ये, और भारत को धमकी दी जा रही है, तो इसी को भारत जो है FATF के सामने ले जाएगा। इसीलिए उसने इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ये मलेशिया के कार्यक्रम को रद्द करने की बात मैंने आपको बताया, जो पत्रकार था, जब उन्होंने ये संयुक्त राष्ट्र मीडिया वार्ता में मिस्री मूल के एक अमेरिकी पत्रकार ने ये सवाल किया था, तो उस अहमद फ़ती इन पत्रकार का नाम था। हालांकि कुछ लोगों ने, विशाख डार ने कहा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होने की आशंका नहीं है। इसके उलट ये वहाँ के विदेश मंत्री यानी उप प्रधानमंत्री कह रहे हैं, विदेश मंत्री इशाक डार, कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि ये ख़तरा थमा नहीं है। दरअसल पाकिस्तान एक ऐसे देश के तौर पर है जिसमें दाएं हाथ को ये पता नहीं चलता बायां हाथ क्या कह रहा है, और बायां कान ये नहीं बता पाता कि दाएं कान ने सुना क्या है। तो लिहाजा एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है। भारत सरकार ने ADB ने $80 करोड़ की मदद, वित्तीय मदद मंजूर की है, लेकिन इस पर भारत ने ज़बरदस्त विरोध किया है, क्योंकि अभी वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, एक लंबा लोन पाकिस्तान को मिला है, और अब ये एशियाई विकास बैंक की तरफ से भी मिल गया है। भारत ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि आतंकी गतिविधियों का हवाला उसके यहाँ जो चल रहा है, वित्तीय पैकेज का गलत इस्तेमाल होगा, और इस फंड का दुरुपयोग हथियार खरीदने के लिए किया जा सकता है। और उस पर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान, ADB से कहा है कि 2018 से 2023 के बीच पाकिस्तान अब पैसे इकट्ठे नहीं कर रहा, वहाँ कर संग्रह जो है वो 13% से घट के 9 रह गया। यानी दुनिया में ये तमाम जगह बढ़ रहा है, पाकिस्तान में ये घट रहा है, लेकिन भारत के इस, मुझे लगता है कि विरोध का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, और अभी पाकिस्तान को लगातार मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक जातिगत जनगणना पर हम लोग ज़रूर एक थोड़ा सा वो बातचीत करना चाहेंगे कि जातिगत गणना शुरू हो गई है, मतलब शुरू हो जाएगी, और उसकी पूरी डिटेल आ गई है कि आखिर वो किस तरह शुरू होगी। ये जातीय आधार पर, जातिगत गणना देश की जनगणना है, लेकिन जाति आधार पर होगी बहुत लंबे अरसे बाद, यानी 1931 के बाद इस तरह से भारत में जातिगत जनगणना होगी। उसको लेकर जो राजनीति चल रही थी उससे सब वाकिफ़ भी हैं, लेकिन इस कवायद में करीबन 3 साल का वक्त लगेगा। 1 अक्टूबर 2026 से ये चूँकि जनगणना 2 चरणों में हो रही है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल देना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ केंद्र शासित लद्दाख, जम्मू कश्मीर जैसे बर्फीले क्षेत्रों में ये 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, और देश के बाकी हिस्सों में ये 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। इसमें 3 साल का समय लगेगा। अंतिम आंकड़े लगभग 2030 के करीब
होंगे जो 2029 के चुनाव के बाद है। यानी इन चुनाव में इस जनगणना से कोई बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। घर घर जाने की गिनती का काम 9 फरवरी से 28 फरवरी 2028 में शुरू होगा, 21 दिन तक चलेगा। 1 मार्च से 5 मार्च तक रिवीजन होगा, यानी उसके जो आंकड़े किए उनको देखा है, और एक दिन बेघर आबादी यानी जिनके पास घर नहीं है, ये 28 फरवरी 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसमें 700 से अधिक जिले, 8000 शहर और 600 तहसील होंगी जिनको शामिल किया जाएगा। अंतरिम आंकड़े लगभग मार्च 2028 तक मिल सकते हैं और इसी के बाद लोकसभा की सीटों का परिसीमन शुरू होगा और ये कहा जा रहा है कि इसके आधार पर महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की विधायी जरूरत पूरी करने का काम संपन्न होगा। यानी माफ़ कीजिएगा, मैं जो कह रहा था 2019-2029 के चुनाव में इसका कोई ना कोई असर तो ज़रूर होगा। हाउस लिस्टिंग के सवाल होंगे, घर पक्का है कि कच्चा है, दीवार का मटेरियल क्या है, छत और फर्श किससे बना है, घर में कितने कमरे हैं, कितने विवाहित जोड़े हैं, पानी का स्रोत क्या है, घर में शौचालय है, मतलब एक पूरी डिटेल्ड स्कूटर और मोटरसाइकिल, कार से लेकर घर के मालिक से पढ़ाई लिखाई, व्यवसाय, ये सब होगा। देश में 16वीं जनगणना होगी और आज़ाद भारत में पहली बार 1951 में जनगणना हुई। तो आपसे ये हम लोग एक और छोटी सी खबर, माफ़ कीजिए जाते जाते मैं सुना देता हूँ कि बांग्लादेश का हाल रोज़ बद से बदतर हो जा रहा है। आप बांग्लादेश को एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर अब देख रहे हैं जो विफलता की सीढ़ियों को बहुत तेज़ी से चढ़ना चाहता है। अब वहाँ बंगबंधु यानी मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान अब वहाँ बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं हैं। दरअसल जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त उसका नेतृत्व किया था मुक्ति वाहिनी का, और इस देश में आवामी लीग क्या जब वहाँ बांग्लादेश में चुनाव हुआ था, उसके पाकिस्तान में चुनाव हुआ था, और जिस तरह से इनको अरेस्ट किया गया था बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना को रोकने के लिए, उसी के बाद से बांग्लादेश के एक हीरो के तौर पर बंगबंधु पहले कहा गया, ये उपाधि दी गई उनको हिंदुस्तान की तरफ से भी बहुत बड़ी, और उसके बाद इनको राष्ट्रपिता कहा गया। अब वो उनकी मूर्ति पर आपने पेशाब करते हुए उस भीड़ को देखा था जो वहीं के लोग जमात के लोग थे, क्योंकि जमात ने कभी भी मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मुजीबुर रहमान को माफ़ नहीं किया, क्योंकि उनको ये हमेशा लगता रहा कि इसने एक इस्लामिक देश के अंदर धोखा किया है, इस्लाम के साथ धोखा किया है। लिहाजा शुरुआत से लेकर बंगबंधु या मुजीबुर रहमान के खिलाफ उनकी घृणा दिखाई देती थी, और अब उस घृणा का मूर्ति रूप इसलिए है कि जमात का ही वो ताकत थी जिसने उन कट्टरपंथी छात्रों को, जो छात्र आंदोलन के नाम पर इस सत्ता पर काबिज हुए और जिन्होंने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका था। तो बेसिकली उसका एजेंडा धीरे धीरे, वैसे तो धीरे धीरे नहीं कहना चाहिए, पहले दिन से साफ हो गया था कि वो एक इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश है। हो सकता है कि आप ISIS और AQIS के जो आईडी हैं उनको यहाँ मूर्त रूप होता देखें, और ये रोज़ भारत की चिंता बढ़ा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपसे रात में संवाद पर बात होंगी, उस पर हम लोग आपके सवाल जवाब लेंगे। ये रिकॉर्ड के तौर पर था। आपसे एक ही अनुरोध है कि इसकी रीच बढ़ाने में आप अपना योगदान दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही वो जो है बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ये पता चल सके कि हमारा अगला लाइव किस वक्त है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।